तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में आई मूवी सिटी लाइट्स को। इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए काफी रिक्वेस्ट आई, तो अब आपके सामने ये हाजिर है। बाकी बातें करेंगे एक्सप्लेनेशन के आखिर में। पहले मैं आपको सुनाता हूँ सिटी लाइट्स की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम दीपक नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी राजस्थान में बसे एक छोटे से गांव में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और वही उसकी कमाई का एक लौता जरिया था। पर कमाई होती नहीं थी क्योंकि कोई ग्राहक आता नहीं था। दीपक फिर भी इस कोशिश में लगा रहता था कि वो अपनी पत्नी राखी और अपनी छोटी बच्ची माही को वो हर खुशी दे सके जो एक पिता या पति देता है। दीपक ने 1 लाख रुपए उधार ले रखे थे जो कि वो चुका नहीं पा रहा था, तो उधार देने वाले लोग उसे कूट के चले जाते हैं। गरीबी, उदासी और मायूसी से भरी थी दीपक के परिवार की जिंदगी और कहीं से भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी उनके जीवन में कुछ अच्छा होने की। दीपक राखी से कहता है कि हमें मुंबई चलना चाहिए, वहाँ मैं कोई काम कर लूंगा और दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, वहाँ ओमकार तो मिल ही जाएगा। गाँव का आदमी है तो थोड़े दिन तो अपने साथ रख ही लेगा और हमें कौन सा वहाँ बसने जाना है, 2-3 साल में पैसे कमा कर वापिस आ जाएंगे। राखी ना नुकुर करते करते अंत में दीपक के ऊपर भरोसा करके मुंबई चलने को तैयार हो जाती है। अब अगले दिन दीपक अपने परिवार को लेकर गांव से निकल पड़ता है। पैदल चलते, बस पकड़ के, ट्रेन से सफर करते हुए आखिरकार वो लोग जगमगाते, कभी न रुकने वाले सपनों के शहर मुंबई पहुंच जाते हैं। उन्हें बस इतना पता था कि ओमकार किस कॉलोनी में रहता है, लेकिन पूरा पता नहीं पता था और उसका फोन भी बंद आ रहा था। तो वो लोग इधर उधर भटक रहे होते हैं उसके घर के तलाश में। इस अनजान शहर में उनको एक सज्जन आदमी मिल जाते हैं जो कि उन्हें एक फ्लैट ले जाते हैं और बताते हैं कि इसका किराया सिर्फ 10,000 है, तुम लोग यहाँ रह लो, इधर उधर कहाँ भटकोगे। दीपक और राखी को घर बहुत पसंद आता है तो वो उकसाहट में उस आदमी को 10,000 दे देते हैं और वो आदमी पैसे लेके चला जाता है, ये कहकर कि नीचे एक दुकान है, वहीं पर तुम्हें घर की चाबी और कागज मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद दीपक नीचे जाता है दुकान से चाबी लेने, पर जिस दुकान के बारे में उस आदमी ने बताया था वैसी कोई भी दुकान वहां थी ही नहीं। उधर कमरे में राखी झाड़ू लगा रही होती है, ये सोचकर कि अब यही हमारा नया घर है, कि तभी वहां पर पेंटिंग करने वाले लोग आते हैं जो कि सोचते हैं कि राखी काम वाली बाई है। वो उसे जाने के लिए कहते हैं तो राखी उन्हें बताती है कि अभी हमने 10,000 रुपए देकर इस घर को लिया है। पेंटर लोग अपने मालिक से कंफर्म करके बताते हैं कि ये कमरा किसी को नहीं दिया है, तुमको कोई ठग के चला गया। जो आदमी इन्हें मिला था वो इंसानियत का चोला पहनकर इन्हें ठग के चला गया और अब ये लोग अफसोस मनाते रह जाते हैं कि जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी गए और रहने का ठिकाना भी नहीं रहा। दीपक पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने, पर उसे उस ठग के बारे में कुछ नहीं पता था और पुलिस वाला उसकी शिकायत लिखने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो मोबाइल में गेम खेलने में लगा पड़ा था। लोकल पुलिस और ऐसे ठगी वाले और चोरी चकारी वालों के बीच अक्सर सांठगांठ रहती है, तो वो ऐसी कंप्लेंट्स कभी सुनते हैं कभी नहीं, और सुन भी लिया तो कोई खास कार्रवाई नहीं होती। वहीं पुलिस स्टेशन में ही राखी की मुलाकात होती है एक लड़की से जो कि एक डांस बार में काम करती थी। पूरा परिवार इधर से इधर भटकते रहता है, न कुछ खाने को था न कहीं रहने को, बस ऐसे रोड पर लेटे बैठे तीनों जन पूरा एक दिन गुजार देते हैं। अगले दिन उन्हें वही लड़की मिलती है जो डांस बार में काम करती थी, तो उनकी व्यथा सुनने के बाद वो उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रहने की जगह दिलवा देती है। जब वो आए थे तो कई सारी उम्मीदें लेकर आए थे कि मुंबई शहर में वो रहेंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, पर आते ही उनके साथ इतना बुरा हो गया और अब जैसे भी रहने को मिल रहा था वो उसी में एडजस्ट होने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन दीपक निकल पड़ता है शहर में काम ढूंढने, पर चप्पल घिसते घिसते शाम हो जाती है लेकिन फिर भी उसे कोई ढंग का काम नहीं मिलता। दीपक कहीं से जुगाड़ करके 3 पाव ले आया था और वही उनका नाश्ता भी था, खाना भी था और डिनर भी।
लड़की राखी को सलाह देती है कि जब तक दीपक को कोई काम नहीं मिल जाता तब तक तुम ही काम कर लो मेरी तरह। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ बस लोगों को चखना और दारू सर्व करना रहता है और बस ध्यान रखना है कि किसी के साथ कहीं जाना नहीं है। राखी डांस बार जाकर वहाँ के मालिक से मिलती है तो मालिक उसका दुपट्टा उतरवाकर पहले उसके पूरे शरीर को निहारता है, फिर उसे डांस करने को भी कहता है। राखी की अपनी मजबूरियां थीं तो वो सब कुछ करती है। भले उसे नहीं पता था कि उसे डांस भी करना होगा, पर पैसे कमाने के लिए वो ये भी करने को तैयार हो जाती है। रात में जब दीपक आता है तो वो चुपचाप लेट जाता है क्योंकि उसके पास कुछ कहने बताने को था नहीं, और राखी भी चुपचाप लेटी होती है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कुछ बताने की। दोनों ही रो रहे होते हैं पर एक दूसरे से अपना दुख क्या ही साझा करते जब दोनों का ही दुख एक था। अगली सुबह जब दीपक काम की तलाश में जा रहा होता है तो राखी उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि भूख लगे तो खाना खा लेना। दीपक उससे पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए। राखी हिम्मत करके उसे बता देती है कि वो क्या काम करने जा रही है। तो दीपक खूब रोता है कि उसकी वजह से आज उसकी पत्नी को ये करना पड़ रहा है। दीपक ठान लेता है कि वो जल्दी से कोई काम ढूंढकर खूब पैसे कमाएगा ताकि राखी को वो काम ना करना पड़े। उसे अखबार में एक इश्तिहार दिखाई पड़ता है ड्राइवर की नौकरी का, तो वो तुरंत वहीं पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि एक नौकरी के लिए कई लोग आए पड़े हैं। उन सभी लोगों में से वहां का सीनियर विष्णु दीपक को अपने पास बुलाता है और बताता है कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है। हमारा काम है अमीर लोगों का कीमती सामान फुल सिक्योरिटी के साथ उनकी बताई जगह पर पहुंचाना। जान भी चली जाए पर वो बॉक्स नहीं जाना चाहिए जिसमें सामान हो। इस नौकरी के लिए तुम्हें 15,000 मिलेंगे, तो क्या तुम काम करना चाहते हो? जहां 1 रुपए मिलने का भी ठिकाना नहीं था वहां 15,000 मिल रहे थे तो दीपक तुरंत हाँ कर देता है। दीपक पहले फौज में ड्राइवरी का काम कर चुका था तो उसके पास गाड़ी चलाने का पूरा एक्सपीरियंस था। इधर दीपक को नौकरी मिल जाती है, उधर राखी चमक धमक कपड़े पहनकर अपनी शर्म हया आत्मसम्मान को पीछे छोड़ते हुए बार डांसर बन जाती है। अब नौकरी मिलते ही तो तनख्वाह नहीं मिल जानी थी, तो जब तक दीपक को सैलरी नहीं मिलती तब तक तो राखी को काम करना ही था पेट पालने के लिए। विष्णु दीपक को कंपनी के मालिक के पास ले जाता है क्योंकि वही मंजूरी देते थे काम करने की, तो दीपक को उनसे भी काम करने की परमिशन मिल जाती है। काम की शुरुआत करते हुए काम से जुड़े सवाल जो दीपक के मन में आ रहे थे उनका जवाब देते हुए विष्णु बताता है कि क्लाइंट के पास हम एक बॉक्स ले जाते हैं, वो उसके अंदर जो भी रखता है उसे उसकी बताई जगह पर पहुंचाना होता है। कागजात हो सकते हैं, हीरे जवाहरात हो सकते हैं या फिर करोड़ों रुपए भी। उस बॉक्स की एक चाबी क्लाइंट के पास होती है और एक ऑफिस के कमरे में जिसे कमांड कहते हैं। हमें तो कभी चाबी देखने भी नहीं मिलती। बॉक्स कुछ ऐसा बना होता है कि अगर कोई उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर लगा बॉम्ब अपने आप फट जाता है और खोलने वाले के चीथड़े उड़ जाते हैं। दीपक पूछता है कि क्या कभी बॉक्स की चोरी हुई है क्या? विष्णु बताता है कि जो मेरा पिछला पार्टनर था वकार, हम दोनों को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था और उन्होंने एक बॉक्स खोलने की कोशिश की तो उनके 2 आदमी मारे गए। वो लोग गुस्सा गए और चाबी के बारे में पूछने लगे, पर हमने तो कभी चाबी देखी भी नहीं थी। उन लोगों ने उसी गुस्से में वकार को मार डाला। अगर हमारा साथी मर जाए तो हमें ही उसके परिवार को जाकर उसका सारा सामान और ये दुख भरी खबर देनी पड़ती है। विष्णु दीपक को बताता है कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है तो मैं नौकरी के टाइम ही उससे मिल लेता हूँ, वरना बाद में जाऊंगा तो बीवी शक करेगी, इसलिए आज रजिस्टर पर मेरा साइन तुम कर देना। वैसे ऑफिस में सबको पता है पर यह बात कभी घर तक नहीं पहुंची और तुम पर तो भरोसा है ही। रात होने पर विष्णु और ऑफिस के कुछ लोग दीपक को साथ लेकर एक डांस बार जाते हैं और वहां मदिरा का सेवन करते हुए दीपक को भी नशे में धुत करा देते हैं। ऐसे ही मजे मजे में नशे में दीपक को अपने सामने राखी नाचते हुए दिखाई देने लग जाती है तो उसके दिमाग में 10 तरीके की चीजें चलने लग जाती हैं कि जैसे यहाँ लड़कियां नाच रही हैं वैसे ही उसकी बीवी भी नाचती होगी गैर मर्दों के सामने, और वो लोग उसके ऊपर पैसे उड़ाते होंगे और ना जाने किस तरह से छूते होंगे उसे।
नशे में दीपक घर जाकर राखी को नींद से उठाता है और नाचने को कहने लगता है। राखी चुपचाप सोने को कह रही होती है, पर दीपक होश में नहीं था। तो वो कहता है कि सबके सामने तो नाचती ही हो, मेरे सामने कैसी शर्म, नाचो ना। वो उसके ऊपर पैसे उड़ाने लगता है तो राखी उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हुए चिल्लाकर कहती है कि तुम यहाँ ये कहकर लाए थे कि शहर जाकर सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक हुआ क्या? खाने को पैसे नहीं है हमारे पास, रोज भूखी सोती है हमारी बच्ची। मैं शौक से नाचती हूँ क्या? मुझे अच्छा लगता है क्या नाचना? दीपक अब खुद को ही थप्पड़ मारने लग जाता है कि उसने क्या जिंदगी कर दी है सबकी। दीपक कहता है कि इस शहर की चकाचौंध में बहुत अंधेरा है राखी, मैं तुम लोगों को इस अंधेरे में गुम नहीं होने दूंगा। मैं तुम लोगों को गांव वापस ले जाऊंगा, कैसे भी करके गांव वापस ले जाऊंगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों लोग एक क्लाइंट के पास जाते हैं जो कि कोई आम इंसान तो नहीं था। वो दीपक को टिप दे रहा होता है, पर हाथ में देने के बजाय उससे खेल रहा होता है। तो विष्णु उसे टिप ना लेने देते हुए बॉक्स लेकर चलने को कह देता है। ये बात क्लाइंट को बुरी लगती है कि मेरे से पैसे नहीं लिए, मेरी बेइज्जती कर दी। तो वो उनको वापस बुलाकर कहता है कि तुमने मेरा सामान चुराया है, इनकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बहाने वो उनके सारे कपड़े उतरवा देता है, उनको सबके सामने बेइज्जत करने के लिए। विष्णु की जो बेइज्जती हुई थी उसका गुस्सा वो कहाँ ही निकालता। तो वो दीपक से ही बातें करते हुए कहता है कि मन तो करता है कि सबको ठोक कर बॉक्स लेकर फरार हो जाएं। दीपक कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं ना? विष्णु बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था, पर दीपक के मन में ऐसा कुछ आया ही नहीं था। तो विष्णु भी कह देता है कि हाँ, मजाक ही कर रहा था। अब रात में विष्णु दीपक को एक घर ले जाता है और कहता है कि मेरा जिससे चक्कर चल रहा था वो मुझे छोड़कर भाग गई। उसे होटलों में मिलना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने ये घर लिया, पर अब तो वो गई, तो तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। दीपक कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसका किराया दे सकूं। तो विष्णु कहता है कि अरे यार, मकान मालिक तो मैं हूं ना इस घर का, आराम से पैसे देते रहना, बाकी रहो यहाँ मजे से अपने परिवार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। घर मिल गया था और नौकरी भी, तो लगने लगा था कि सब अच्छा चलने लगा है। तो राखी कहती है कि आपकी पहली पगार मिलते ही मैं अपना काम छोड़ दूंगी। अब एक दिन विष्णु दीपक से कहता है कि जो मैंने वकार की कहानी सुनाई थी वो सच तो है, पर उसका अंत थोड़ा अलग था। हम देखते हैं कि वकार के मरने के बाद विष्णु गुंडे से गन छीनकर उन्हें मार डालता है, लेकिन एक गुंडा वहां से भाग निकलता है। वहां 2 बॉक्सेस थे, जिसमें से एक तो फट चुका था, लेकिन एक बाकी था जो कि विष्णु रख लेता है। विष्णु कहता है कि वो बॉक्स अभी भी मेरे पास है और उसमें ना जाने कितना पैसा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कमांड से उस बॉक्स की चाबी चुरा कर मुझे ला कर दो। दीपक कहता है कि मेरी अभी अभी नौकरी लगी है, मैं ये सब गलत काम नहीं करूंगा। विष्णु कहता है कि आप अपनी बीवी को डांस बार में नचा रहे हैं, वो गलत काम नहीं है, लेकिन चोरी करना गलत काम है। विष्णु कहता है कि वो चाबी पाने के लिए मैंने तुम्हें नौकरी दिलाई, जिस घर में तुम रह रहे हो वो लिया मैंने है, पर है तुम्हारे नाम, और कंपनी में सारे झूठे कागजात जमा किए हैं और वो बॉक्स उसी घर में रखा है। तो अगर ये बात बाहर जाती है तो तुम ही फंसोगे। अब तक विष्णु दीपक के लिए जो कुछ भी करते आ रहा था वो सब एक सोचा समझा प्लान था। इसीलिए विष्णु हमेशा उसे एहसास दिलाता रहता था कि हम गरीब हैं, बाकी सब अमीर हैं, हमारी जिंदगी बेकार है, ये है वो है, ताकि उसकी बातों में आकर दीपक खुद चोरी करने के लिए तैयार हो जाए। पर वो अपने ईमान से डोला नहीं। जब लगा कि काम नहीं बन रहा तो विष्णु ने आज उसे सीधा बता दिया और ऐसा बताया कि अगर कुछ हुआ तो फंसेगा सिर्फ वही और जेल भी वही जाएगा। दीपक एक बार फिर से बेवकूफ बन गया और अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय विष्णु की बात मानने के। विष्णु अब प्लान बताता है कि मेरे आदमी लोग वैन से बॉक्स चोरी करेंगे। चोरी होने पर हम दोनों को कमांड में बुलाया जाएगा। मैं सीनियर हूँ तो मुझे पहले बुलाया जाएगा, तो तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का टाइम रहेगा जब तक मैं अंदर हूँ, यानी कि 15 मिनट। तुम्हें लॉकर रूम के अंदर जाना है और चाबी का निशान साबुन में छाप लेना है, बस। हम किसी को मार नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब विष्णु के आदमी लोग आ जाते हैं बॉक्स चुराने के लिए, लेकिन बीच में वो आदमी आ जाता है जो भाग निकला था वकार वाले केस में। वो आदमी सीधा विष्णु के ऊपर गोलियां दाग देता है और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है और प्लान सारा चौपट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कंपनी का मालिक दीपक से सवाल कर रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ, तो दीपक सब बता देता है सिवाय उस प्लान के। मालिक कहता है कि जब तक कार्रवाई हो रही है तब तक तुम सस्पेंड रहोगे और कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी, और विष्णु के घर जाकर तुम्हें उसका सामान देना है और बताना है कि उसके साथ क्या हुआ। दीपक विष्णु के घर जाता है और उसकी पत्नी को बता देता है कि आपका पति अब नहीं रहा, तो वो फूट फूट कर रोती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहती हैं कि मुझे वो बॉक्स चाहिए, मुझे वो बक्सा दे दो। दीपक कहता है कौन सा बॉक्स, मुझे नहीं पता आप कौन सा बॉक्स कह रही हैं। विष्णु ने मुझे कभी किसी बॉक्स के बारे में नहीं बताया। यहाँ ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि विष्णु की पत्नी को भी सब पता था विष्णु के प्लान और दीपक को फंसाने के बारे में। दीपक घर जाकर हर जगह उस बॉक्स को ढूंढना शुरू करता है, तो पूरा घर खंगालने के बाद आखिरकार उसे वो मिल ही जाता है। उधर राखी डांस कर रही होती है, तो एक आदमी पैसे देते हुए उसे छूने की कोशिश करता है, तो राखी उसे थप्पड़ मार देती है। ये बात डांस बार के मालिक को पसंद नहीं आती, तो वो राखी को भगाने लग जाता है, पर राखी पैसे मांगती है जो उसने कमाए थे। मालिक पैसे तो दे देता है, लेकिन एक जोर का थप्पड़ भी मारता है और अपने आदमियों से कहकर उसे डांस बार से निकलवा देता है। जैसे दोनों को साथ में काम मिला था, वैसे ही दोनों को साथ में काम से निकाल भी दिया जाता है। पर एक अच्छी बात थी कि वो बॉक्स मिल गया था, लेकिन बुरी बात ये कि उसकी चाबी नहीं थी। दीपक राखी को सब कुछ बता देता है और ये भी बताता है कि इस बक्से में खूब सारा पैसा है, जो कि अगर बाहर आ गया तो सब ठीक हो जाएगा और हम इस झंझाल से निकल जाएंगे। राखी कहती है कि इसे वापस देकर आओ, हमें ये नहीं चाहिए और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए था पहले ही, पर तुमने सुना नहीं। दीपक कहता है कि हम निकल के जाएंगे भी कहाँ, रहना तो हमें ऐसे ही पड़ेगा, दिक्कतों के साथ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें और माही को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। दीपक अब जो कदम उठाने वाला था उसमें खतरे में फंसने के मौके बहुत थे, तो मौत का खेल खेलने से पहले दीपक और राखी संभोग प्रक्रिया करके अपने प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि नहीं पता था कि ये उनकी शुरुआत है या फिर उनकी आखिरी मुलाकात। अब अगले दिन दीपक ऑफिसर के कपड़े पहनकर मालिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरी मेहनत की कमाई दो, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक और दीपक के बीच झड़प हो जाती है और उसी बीच दीपक एक गार्ड की बंदूक छीनकर मालिक को अपने कब्जे में ले लेता है। वो उसकी कनपटी पर बंदूक रखते हुए लॉकर रूम जाता है और वहां से एक चाबी चुराकर निकलने की कोशिश करने लगता है, पर एक गार्ड उसकी टांग पर गोली मार देता है। दीपक तब भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां के गार्ड्स उसे घेरते हुए उस पर लगातार गोली चलाकर उसे मार डालते हैं। जो चाबी उसने चुराई थी वो उस बॉक्स की थी जो बॉक्स क्लाइंट के पास ही था, तो मालिक को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि जो बॉक्स बाहर ही नहीं निकला उसकी चाबी चुराकर भाग रहा था। अब हम देखते हैं कि नियम अनुसार दीपक का सारा सामान राखी के पास पहुंचा दिया जाता है। राखी को सामान से एक खुलने वाला लॉकेट मिलता है जिसमें दुर्गा माता की फोटो लगी हुई थी। राखी जब फोटो हटाती है तो उसमें एक चाबी का निशान बना मिलता है। अब जाकर समझ आता है कि दीपक बेवकूफ नहीं था, बल्कि उसने बहुत अच्छे से चालाकी की। वो पहले दुकान गया और ऐसा लॉकेट खरीदा जिसमें साबुन भरा जा सके। फिर जब वो चाबी चुरा रहा था तब उसने उस चाबी का निशान उस लॉकेट में बना लिया था जो बॉक्स में लगती। उसे पता था कि उसका सामान राखी तक पहुंचा दिया जाएगा। दीपक ने वादा किया था कि वो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने देगा, उनको इस दलदल से बाहर निकालेगा। उसने वादा तो पूरा किया, पर अपनी जान की कुर्बानी देकर। शायद इसीलिए उसने आखिरी बार संभोग किया था, क्योंकि उसे पता था कि वो लुढ़कने वाला है।
अब हम देखते हैं कि राखी माही को लेकर अपने गांव वाले घर पहुंच जाती है। उसने नकली चाबी बनवाकर बक्से से सारे पैसे निकाल लिए थे। वो इतने पैसे तो थे कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके, पर उसे दीपक की कमी खल रही थी। उन दोनों ने कई साल उसी घर में बिताए थे, तो राखी को वो सारे पल याद आ रहे होते हैं और वो खूब रो रही होती है। जहां से वो निकले थे लौट के फिर वहीं आ गए, कुछ खोकर कुछ पाकर। और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी आपने देखी वो भले ही सच्ची घटना पर आधारित ना हो, पर आपको असल जिंदगी में ऐसी कई कहानियां, ऐसे कई किरदार देखने को मिल जाएंगे जो इसी तरह कष्टों और कठिनाइयों के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। और बात यहाँ ये है कि उनकी जिंदगी में करोड़ों रुपए से भरा कोई बक्सा भी नहीं आता। हर दिन गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं ताकि वहां जाकर काम कर सकें और अपने परिवार का पेट पाल सकें। कोरोना काल में तो आपने देखा ही होगा कि कितने लोग शहर से घर वापसी कर रहे थे। तो समझिए कि कितनी बड़ी संख्या है दीपक और राखी जैसे लोगों की। इस फिल्म में दिखाया गया है कि इंसान जब गरीबी में होता है या कह लें कि पैसा नहीं होता, तो ना जाने उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पैसा न होना भी दिक्कत है और किसी पर जल्दी भरोसा कर लेना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो कि आपको मुसीबत में डाल देता है। हम जिस माहौल में रहे हों, जहां प्यार मिला, सब अच्छे थे, जरूरी नहीं कि दुनिया में सब उनके जैसे ही हैं। अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर निकलने पर पता चलता है इस दुनिया की सच्चाई का। हमें दर्द और पीड़ा सबसे ज्यादा तब होती है जब खुद को एहसास होता है कि जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है सिवाय दुख, दर्द और कष्ट के। अपनी जिंदगी जीने के लिए हमें रोज संघर्ष करना है, हिम्मत जुटानी है, लोगों के बीच जाना है जहां अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी। हर रोज की यही कहानी है और हर रोज वही कहानी, वही किस्सा, वही काम दोहराना है ताकि 4 पैसे कमाकर जिंदा रह सकें। हमें फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यानी कि छोटे शहर में या गांव में रहने वाले लोग जब टीवी या मूवीज में या कहीं भी बड़े शहरों को देखते हैं तो यही पाते हैं कि वहां की जिंदगी कितनी मस्त है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सबकी जिंदगी मस्त कट रही है। पर असलियत यही है कि शहर में रहने वालों की जिंदगी और भी बदतर रहती है। इस जगमगाती दुनिया में घोर अंधकार है जो कि दिखता नहीं, पर सब उसमें खोते चले जाते हैं। हमें इस बात से कोई अवगत भी नहीं कराता कि जो हमें दिख रहा है वो सब कुछ झूठ है। दीपक के मित्र ओमकार ने गांव में बहुत डींगे हाँकी होंगी कि शहर में बढ़िया काम करते हैं, रहने को जगह है, सब बढ़िया है। शहर की अच्छी अच्छी बातें सुनकर ही तो दीपक के मन में ख्याल आया होगा शहर जाने का। कुछ भी सही हो या ना हो, पर शहर में रहने वाला आदमी अपने घर या गांव जाकर जल्दी कभी नहीं बताएगा कि शहर की जिंदगी असल में है कैसी, वरना फिर लोग उसे भी जज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तो वो भी शहर का हिस्सा बन चुका है। बड़े शहरों में जिंदगी का कोई मोल नहीं, यहाँ बस पैसा चलता है और सब पैसे के लिए जीते हैं और पैसे के लिए सब नोच खाने को बैठे हैं। कदम कदम पर आपको बेवकूफ बनाने के लिए लोग ताक लगाए हुए हैं और जैसे ही पता चलता है कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, भोला भाला है, तुरंत आपका कट जाता है। इस दुनिया में आप भले ही कितनी भी अच्छाई कर लीजिए, पर इस बात को गांठ बांध के चलिए कि सामने वाला आपके जैसा नहीं हो सकता। आप किसी से भी अच्छाई की उम्मीद ना लगाएं। हमें फिल्म में एक पिता और पति का संघर्ष भी दिखाया गया है कि वो अपने परिवार के लिए कितना कुछ कर जाता है ताकि 3 वक्त का खाना जुटा सके। वो अपने परिवार को हर खुशी देना चाहता है, जो कि हमें बहुत बेसिक लगता है, पर उस बेसिक फैसिलिटी को देने में ही हमारे माँ बाप अपनी जान झोंक देते हैं। ये कहानी सिर्फ गरीब की नहीं है, बल्कि हर किसी की है। गांव में रहने वाला छोटे शहर या बड़े शहर में जाता है काम करने को, बड़े शहर वाला विदेश जाता है काम करने को। जो इंसान अपने परिवार के खातिर पैसा कमाने के लिए अपना घर छोड़ता है, हर उस इंसान की कहानी यही है। आपने पंछियों को तो देखा ही होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपना जीवन बसर करने के लिए और फिर से वो अपनी जगह वापस आ जाते हैं। यही चीज हमें फिल्म में भी दिखाई गई है। दीपक का परिवार भी गुजर बसेरा करने गया अपनी जगह छोड़कर, लेकिन अंत में वो वापस आ गए। लेकिन उस सफर में बहुत कुछ छूट गया और बहुत कुछ मिला भी। प्यार,
प्यार क्या होता है? मेरे ख्याल से कुर्बानी ही प्यार है। दीपक ने अपने परिवार की खुशी और अच्छे भविष्य के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। यही तो है प्यार। हम अपनी खुशियां मार देते हैं ताकि सामने वाला इंसान खुश रहे। प्यार मतलबी नहीं होता, गिव एंड टेक वाली डील नहीं होती। प्यार वो होता है कि जब आपके मन में कभी ऐसी सोच ही ना आए कि सामने वाला भी हमें प्यार दे, बल्कि आप उसके लिए सब कुछ करते चले जाएं उसकी खुशी के लिए। तभी तो माँ बाप के प्यार को एकदम ऊपर रखा गया है, क्योंकि वो कभी डिमांड नहीं करते कि जो प्यार हमने दिया वो हमें वापस मिले। जब आप किसी और के लिए अपनी चीजों को, अपनी पसंद को, अपने सपनों को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देते हैं, वही सच्चा प्यार होता है। इसीलिए प्यार अपने लिए हमेशा नुकसानदायक ही रहेगा, क्योंकि तब आप अपना नहीं सामने वाले का सोचते हैं। तभी तो प्यार में अक्सर लोगों का कट जाता है, क्योंकि हर कोई प्यार निभा नहीं पाता। मुश्किल चीज है ये, लेकिन अगर हर कोई सामने वाले के लिए ये सोच के चले कि जो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला करे, वही अगर हम सामने वाले के लिए करें, तो ये प्यार हर किसी को मिल जाएगा। अब मूवी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की कहानी बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है। ये मूवी 2013 में आई मेट्रो मनीला मूवी की रीमेक है। ये फिल्म 2013 में आई और 14 में सिटी लाइट्स आई। इतने फटाफट रीमेक कौन बनाता है भाई, कि 1 साल के अंदर ही इस मूवी को रीमेक कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, म्यूजिक, कैमरा एंगल्स, एक्टिंग सब बढ़िया है, पर स्क्रिप्ट का क्रेडिट इन्हें नहीं जाता। मुस्कुराने की वजह तुम हो, बेसुरा गाया लेकिन ठीक है। ये गाना अरिजीत सिंह ने गाया है, जो कि इसी फिल्म का है, जो कि उस टाइम बहुत चला था और आज भी ये बहुत लोगों के फेवरेट गानों में से एक है। अब एक्टिंग की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि राजकुमार राव कितने वर्सटाइल एक्टर हैं। वो जो भी किरदार निभाते हैं उसे जीवित कर देते हैं, यानी कि ऐसा फील होता है कि जिस किरदार में वो हैं वो उसी की कहानी है और राजकुमार राव कहीं गायब हो जाता है। राखी का रोल निभाया है पत्रलेखा पॉल ने, जिन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग करी है। ये उनकी पहली मूवी थी, तो उस हिसाब से उनका काम काफी अच्छा था। आपको बता दूं कि पत्रलेखा असल जिंदगी में भी राजकुमार राव की पत्नी है। इस मूवी के समय वो उनकी प्रेमिका थीं, पर अब तो उनकी शादी हो चुकी है। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, उन सब ने अच्छा काम किया है। मुझे बस एक चीज खटक रही थी कि फिल्म के आखिर में संभोग सीन क्यों दिखाया गया। जिंदगी की ऐसी तैसी हो रखी है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसे समय में ये चीज करने की इच्छा कैसे जाग सकती है? मतलब पूरी जिंदगी झंड पड़ी हुई है, लेकिन इनको करना संभोग है। मेन किरदार को पता है कि वो मरने वाला है, तो शायद इसीलिए उसने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं आखिरी बार। बस यही एक कारण हो सकता है, बाकी और तो कुछ कारण दिख नहीं रहा। ये सीन क्यों रखा गया, बहुत अजीब सीन था ये। तो ये था एक्सप्लेनेशन सिटी लाइट्स मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ भी पूछना चाहते हो या बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यहीं कहीं लिखा आ रहा होगा, तो आप वहाँ ऐसे टाइप करके मुझे सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। बाकी लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा। आपके लाइक और कमेंट देखकर ही मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस बनाने का। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।